हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो को बताऊंगा वर्ब के बारे में। बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि सर वर्ब पे वीडियो बनाई, तो मैं आपके लिए वीडियो ले आया हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं आपके दिमाग से है ना वर्ब का एक डेफिनेशन निकालना चाहता हूँ कि आप लोगों ने एक दिमाग में एक वर्ब का डेफिनेशन रखा है कि आप लोग समझते हैं कि हाथ पैर का यूज़ करते हैं तभी जो हम लोग काम करते हैं वही वर्ब होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा है कि हाथ पैर का यूज़ करेंगे तो वो वर्ब है, लेकिन उसके अलावा भी जो होता है वो भी वर्ब होता है। जैसे मान के चलिए आप कहीं बेड पे लेटे हैं या फिर आप कहीं पे बैठे हुए हैं, आप किसी को याद कर रहे हैं, है ना। आप किसी को याद कर रहे हैं तो उस टाइम में आपका हाथ पैर तो स्थिर होता है ना। उस टाइम पे आपका हाथ पैर स्थिर होता है, आपका हाथ पैर प्रयोग में नहीं रहता है। फिर भी वहाँ पे जो याद करने का इंग्लिश होगा वो होगा मिस, और वो आपका वर्ब है। तो आप बताइए, वहाँ पे आपने हाथ पैर का तो यूज़ नहीं किया, वहाँ पे आप किस चीज़ का यूज़ किया आपने, तो वहाँ पे आपने दिमाग का यूज़ किया। मतलब अगर आप दिमाग भी चलाते हैं, आप दिमाग का भी यूज़ करते हैं, अगर आप मेंटल पावर का भी यूज़ करते हैं या फिर कह लें ब्रेन पावर का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे भी उसको वर्ब में काउंट किया जाएगा। तो आज से आप ये दिमाग से निकाल दीजिएगा कि हम लोग अगर हाथ पैर का प्रयोग करेंगे तभी वो वर्ब होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा भी वर्ब होता है। ठीक है, तो मैं आपको आज एक डेफिनेशन देता हूँ वर्ब का, जो आपके आगे भी काम आएगा। तो वर्ब का डेफिनेशन आप नोट कर लीजिएगा। वर्ब है क्रिया का वह है, ठीक है, क्रिया का वह जिसके माध्यम से सब्जेक्ट के कार्य या अवस्था या कह लें स्थिति की जानकारी मिलती है। ठीक है, क्रिया वह है जिसके माध्यम से सब्जेक्ट के कार्य या अवस्था या फिर कह लें स्थिति की जानकारी मिलती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ब, है ना, यानी क्रिया। या फिर आप दूसरे शब्दों में ये समझ सकते हैं कि वर्ब वह शब्द है जिससे किसी कार्य व्यापार या अधिकार या संबंध या फिर अवस्था का बोध होता है, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, वर्ब। यानी इंग्लिश में अगर इसको बोला जाए तो बोलेंगे ए वर्ब इज अ वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन, पोजीशन, रिलेशन और स्टेट ऑफ अ बीइंग, है ना। मतलब आपका किसी पे अधिकार दिखाएगा, संबंध दिखाएगा या फिर किसी चीज़ का अवस्था दिखाएगा। तो देखिए, एक्शन का एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ तो एक्शन का हो सकता है आई प्ले, यू प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पे एक्शन में ये काउंट होगा। यहाँ पे जो प्ले है ना, तो यहाँ पे जो प्ले वर्ब यूज़ कर रहे हैं वो आपका एक्शन वर्ब में आएगा, है ना। जैसे ही विल कम, तो यहाँ पे यहाँ पे तो विल भी वर्ब है और कम भी वर्ब है, लेकिन यहाँ पे जो कम है वो आपका एक्शन वर्ब में काउंट होगा। जैसे रिलेशन या फिर पोजीशन का एग्जांपल मैं बोलूँ तो आई हैव अ कार, तो यहाँ पे कार से आपका रिलेशन बताया जा रहा है कि आपके पास एक कार है, तो कार का रिलेशन आपसे बताया जा रहा है। तो यहाँ पे भी ये वर्ब में काउंट होगा। अब जैसे बोलेंगे स्टेट ऑफ बीइंग, मतलब अवस्था के बारे में, जैसे रमन इज टॉल या फिर ही इज स्मॉल, तो यहाँ पे उसका स्टेट का बात किया जा रहा है, उसका अवस्था का बात किया जा रहा है कि वो वैसा है ना, वैसा स्थिति में है, वैसा अवस्था है उसका। तो ये स्टेट का एग्जाम्पल हो गया। यहाँ तक तो क्लियर है आप लोगों को, आगे बढ़े। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि जिन वाक्यों में सब्जेक्ट किसी कार्य को कर रहा हो, है ना, किसी कार्य को करता है, तो उस वाक्य को या फिर ऐसे वाक्य को टेंस के अंदर आता है, या फिर टेंस कह सकते हैं हम लोग इसको, है ना। जिसमें सब्जेक्ट कार्य कर रहा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंस। और जिसमें वर्ब होता है, क्योंकि देखिए टेंस में अगर किसी वाक्य को आना है तो उसके लिए सब्जेक्ट और वर्ब होना बहुत ज़रूरी है। ऑब्जेक्ट हो या ना हो, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान के चलिए आई प्ले क्रिकेट, है ना, तो यहाँ पे आई आपका सब्जेक्ट है, वर्ब आपका प्ले और क्रिकेट है आपका ऑब्जेक्ट। अगर आप आई प्ले भी बोलते हैं तो भी आपका ये टेंस में आएगा, या फिर आप आई प्ले क्रिकेट भी बोलते हैं फिर भी आपका ये टेंस आएगा। तो मतलब टेंस में आने के लिए आई मतलब सब्जेक्ट के साथ आपको वर्ब भी आना जरूरी है। लेकिन इसके अलावा अगर आप ऐसे सेंटेंस बोलते हैं जिसमें सब्जेक्ट किसी अवस्था या स्थिति के बारे में बताया जाता है, तो उस सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं सिंपल सेंटेंस, यानी सरल वाक्य। तो इस दोनों में आप कंफ्यूज ना करिए। सिंपल सेंटेंसेस हो जाएगा जैसे जैसे मान के चलिए आई एम हैप्पी, यू आर सैड। तो यहाँ पे अवस्था के बारे में बात किया जा रहा है कि वो उदास है, मैं खुश हूँ। तो यहाँ पे अवस्था के बारे में बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं करिएगा कि टेंस के अकॉर्डिंग कौन आएगा और सिंपल सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग कौन आएगा। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसका टाइप पे, यानी काइंड्स ऑफ द वर्ब, यानी वर्ब के प्रकार, है ना। तो वर्ब को दो भागों में बांटा गया है। पहला तो मेन वर्ब जिसको हम लोग प्रधान क्रिया के नाम से जानते हैं, और दूसरा हेल्पिंग वर्ब जिसको सहायक क्रिया के नाम से जाना जाता है। और एक चीज़ और जहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं,
जो कि मेन वर्ब का एक और नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल वर्ब, है ना। और हेल्पिंग वर्ब का भी एक और नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सिलरी वर्ब, ठीक है। एक्सिलरी वर्ब बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब को और मेन वर्ब को बोलते हैं प्रिंसिपल वर्ब। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना है। तो मैं आपको बारी बारी से बताता हूँ कि मेन वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, ठीक है। तो चलिए बताता हूँ मैं आपको। देखिए, मेन वर्ब होता है जब क्रिया किसी वाक्य में अकेले या सहायक क्रिया के साथ आती है तो वह मेन वर्ब कहलाती है। यानी अगर सिर्फ एक ही वर्ब आ रहा है किसी सेंटेंस में तो वो हमें पूरा पूरी मेन वर्ब होगा, कोई डाउट नहीं, नो डाउट वो आपका मेन वर्ब ही होगा। लेकिन अगर कोई वर्ब सहायक क्रिया के साथ भी आ रहा है ना, तो सहायक क्रिया के बाद जो वर्ब आएगा वो आपका मेन वर्ब होगा। जैसे मान के चलिए, पहले मैं सिंपल वाला एग्जांपल देता हूँ जिसमें अकेला आएगा, जैसे आई एम अ बॉय या फिर यू आर अ गर्ल। तो यहाँ पे आई एम अ बॉय, तो यहाँ पे जो एम है वो आपका मेन वर्ब है क्योंकि यहाँ पे एक ही वर्ब है एम। तो यहाँ पे ये मेन वर्ब में काउंट होगा एम। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे बोलूँ आई एम रीडिंग, है ना, आई एम रीडिंग, तो यहाँ पे एम आपका मेन वर्ब नहीं होगा, यहाँ पे आपका एम मेन वर्ब नहीं होगा, यहाँ पे जो रीडिंग है वो आपका मेन वर्ब होगा। हाँ, ये है कि एम भी वर्ब है और रीडिंग भी वर्ब है, लेकिन यहाँ पे जो एम है वो हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है और जो रीडिंग है वो मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो यही मैं आपको बता रहा था कि जब हेल्पिंग वर्ब के साथ भी आएगा फिर भी मेन वर्ब होगा उस सेंटेंस में, और विदाउट हेल्पिंग वर्ब के आएगा फिर भी वो मेन वर्ब में काउंट होगा। तो अब आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। एक एग्जांपल और मैं दे देता हूँ। जैसे अगर आप बोलेंगे कि आई लव हर, तो यहाँ पे लव जो है वो आपका वर्ब होगा, वो भी कौन सा, मेन वर्ब होगा, क्योंकि एक ही वर्ब है तो यही हो जाएगा आपका मेन वर्ब। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ बोलते हैं कि ही विल डू इट, वह कर सकता है ना, वह यह कर सकता है, तो यहाँ पे ही विल डू इट, तो यहाँ पे विल भी आपका वर्ब है और डू भी यहाँ पे वर्ब है। लेकिन यहाँ पे विल आपका हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है और यहाँ पे डू है वो आपका मेन वर्ब है। यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद जो अगला वर्ब आता है, या फिर आप ऐसा समझ लीजिए जब किसी सेंटेंस में दो वर्ब आएगा तो जो सेकेंड में होगा वो आपका मेन वर्ब होगा और जो फर्स्ट में होगा वो आपका हेल्पिंग वर्ब होगा। जैसे आई एम गोइंग, तो पहले आ रहा है एम, तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब होगा, और गोइंग आपका बाद में आ रहा है तो ये आपका मेन वर्ब होगा। तो मैंने आपको यहाँ पे ट्रिक भी बता दिया, इसकी हेल्प से भी आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा मेन वर्ब होगा और कौन सा हेल्पिंग वर्ब होगा। तो आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं आप, है ना। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बोलता हूँ, आपको बताना है कमेंट में कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन है और मेन वर्ब कौन है। जैसे पहला एग्जाम्पल आई एम रीडिंग हो गया। अगला एग्जाम्पल बोलूँ, ही विल गो, आगे देखिएगा माई ब्रदर हैज़ कम, आगे यू शुड डू दिस। इस चारों का आपको क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब है और कौन सा मेन वर्ब है। ठीक है, यहाँ तक तो कन्फ्यूजन क्लियर है। देखिए, आप बोलिएगा आप शुड वुड क्या होता है सर, तो मॉडल्स होता है, जैसे माइट, मे, कुड, कैन, कुड, जितना भी होता है, नीड, डेयर, यूज टू, आउट टू, ये सब आपका मॉडल्स है। और जितना भी मॉडल्स है और इज एम आर है वो सभी आपका हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी काम करता है और कभी कभी मेन वर्ब के जैसा भी बिहेव करता है। तो अगर एक ही वर्ड होगा, अगर एक ही सेंटेंस होगा या फिर बाद में यूज किया जा रहा होगा तो वो आपका मेन वर्ब हो जाएगा। मैंने आपको बता ही दिया है, तो यहाँ पे आपको नो डाउट है, यहाँ पे आपको कोई डाउट ही नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो मैंने दिया है आपको 100% उसका रिप्लाई जरूर देना है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो आगे आपका जो है वो मेन वर्ब का टाइप आता है कि मेन वर्ब का है ना दो टाइप होता है। पहला होता है ट्रांजिटिव वर्ब और होता है दूसरा इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब को बोलते हैं हम लोग सकर्मक क्रिया और इनट्रांजिटिव को बोलते हैं अकर्मक क्रिया, है ना। तो इस दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों क्या होता है, इसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं एक ही वीडियो में सब कुछ बताऊंगा तो आप कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि इसको 2 वीडियो में आपको वर्ब जो है वो पूरी ख़त्म ही कर दूँ, समाप्त कर दूँ। क्योंकि ये वर्ब में ज़्यादा कुछ है नहीं, मैं आपको बस वर्ब का मैंने पूरा डिटेल आपको बता ही दिया कि वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं, 5 फॉर्म होते हैं, वो सब तो आपको पता ही होगा, बेसिक है। तो यहाँ पे मैंने आपको वर्ब डिटेल में पढ़ा दिया है, बस आपका बच गया ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि ये दोनों होते क्या हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो।